हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज हम लोग इन्वायरमेंट से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो कौन सा ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा आपका मछली। मछली जो है वो स्तनधारी नहीं है, लेकिन बकाया कि आपके जो 3 ऑप्शन है, चमगादड़, व्हेल और मनुष्य, ये तीनों ही स्तनधारी हैं। पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। तो वो कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 जो ऑप्शन है उसमें है उपर्युक्त सभी। तो आप लोगों को लग रहा होगा उपर्युक्त सभी होंगे, लेकिन ये गलत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानवीय क्रियाओं का प्रभाव जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है। तो वह कौन सी गैस है जो 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित है, यानी वायुमंडल में पाई जाती है। ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर है ओजोन। ओजोन गैस है जो 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अनुमानित आयु है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ वर्ष या 7 करोड़ वर्ष। तो राइट आंसर होगा 5 करोड़ वर्ष। 5 करोड़ वर्ष जो है वो पृथ्वी की अनुमानित आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य कारक का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो वह कौन सा कारक है प्रमुख जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर होगा मनुष्य। मनुष्य से ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न कोई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा से किन 2 देशों को अलग किया गया है, यानी कि किन 2 देशों के बीच जो सीमा बनती है वो मैकमोहन रेखा से बनती है। तो राइट आंसर क्या होगा, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनती है वो मैकमोहन रेखा से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है। तो राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर है। तो कितना समय का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मध्य समय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केचुए। केचुए में कितनी आँखें होती हैं। तो जो केचुए होते हैं ना, बरसात में जब बारिश होती है तो उस टाइम बहुत निकलते हैं, तो बताना है कितनी आँखें होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आँख नहीं, यानी कि केचुए में एक भी आँख नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई रहता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि भौतिक भी है, जैविक भी है और वहाँ पे कोई रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। पर्यावरण, वायुमंडल, जलमंडल या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पर्यावरण। पर्यावरण कहते हैं जहाँ पे भौतिक तथा जैविक संसार है और जहाँ पे कोई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं। तो जब वर्षा अधिक हो जाती है तो उस प्राकृतिक आपदा को क्या कहते हैं। सूखा, बाढ़, अपरदन या अपक्षय। तो राइट आंसर क्या होगा, बाढ़। बाढ़ कहते हैं जब अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों की घाटी भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है और ये काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से वनीकरण किसकी प्रक्रिया है। तो वनीकरण किसकी प्रक्रिया है। ए, वनों की कटाई, बी, वृक्षों की कटाई, सी, वन संसाधनों का संग्रहण या फिर डी, अधिक वृक्षारोपण। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक वृक्षारोपण। अधिक वृक्षारोपण की प्रक्रिया है वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है। तो कौन सा सबसे बड़ा घटक है स्थल मंडल में जो पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परबिम्बकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो परबिम्बकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। और तमिलनाडु का पूछा जाए अगर, तो तमिलनाडु में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो अन्नामलाई और मधुमलाई तमिलनाडु के फेमस है। और अगर पूछा जाए आंध्र प्रदेश के लिए, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य है। और कर्नाटक में आपका बांदीपुर और नागरहोल और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पानी गैस, तरल और ठोस तीनों के रूप में उपलब्ध है, यानी कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो क्या वो जीवमंडल होगा, स्थलमंडल होगा, ओजोन स्फीयर होगा या फिर हाइड्रोस्फीयर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में जो पानी होता है वो ठोस, जल और तरल, यानी कि कह सकते हैं गैस, तरल और ठोस तीनों ही रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। 1972 में वन्यजीव अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपका 5 जून। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को ही आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा आपका 22 अप्रैल को। 15 मई जो दे रखा है थर्ड ऑप्शन पे, तो थर्ड ऑप्शन जो 15 मई है, 15 मई को आपका वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व परिवार दिवस। लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पार्क व अभयारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो जो राष्ट्रीय पार्क हैं या फिर वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो उनको किस अधिनियम से परिभाषित किया गया है? क्या वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, या वन जीव संरक्षण अधिनियम है, या वन संरक्षण अधिनियम है, या फिर उपर्युक्त सभी? तो राइट क्या होगा, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी क्या है आपका, वन जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा की ऊपरी सतह को किसके लिए भोज्य क्षेत्र मानते हैं? तो मृदा की जो ऊपरी सतह है वो किसके लिए भोज्य क्षेत्र मानते हैं? तो आपका क्या राइट आंसर होगा, जंतुओं के लिए मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वो भोज्य क्षेत्र मानते हैं। जंतुओं के लिए क्यों? क्योंकि जो ऊपरी क्षेत्र है वो ही, उस पर ही घास फूस ये सब उगते हैं, तो वो जंतुओं के लिए भोज्य क्षेत्र है। तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कम से कम अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर।